हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सीए उज्जवल सागर। और दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर इनकम टैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सैलरी इनकम। वहाँ से ICAI ने जितने भी पास्ट चैप्टर एमसीक्यू पूछे, हम सारे एमसीक्यू आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सर, अगर आपको सीए एग्जाम में आज की तारीख में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एमसीक्यू सही करके आनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं अपनी अलग अलग चैप्टर की वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें हर चैप्टर से ICAI के पास्ट में पूछे गए सारे एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और आपके सारे एमसीक्यू रिवाइज भी हो सके। ठीक है। अब सर, हमारा अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा कि मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे लाऊंगा, आपको वहाँ वीडियो पॉज करनी है और पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आगे वीडियो चलानी है, और उसके बाद आपको अपना और मेरा आंसर मैच करना है। क्या आप सही सॉल्व कर रहे हो? इससे आपकी खुद की प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चलेगा हाथों हाथ कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। ठीक है। तो सर, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करो और देखो आपका आंसर क्या आता है। ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ, सर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, खुद सॉल्व कर लिया। अब मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहा हूँ और आप दोनों को मैच करना कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होता है या नहीं। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, उसने क्या कहा, उसने सिंपली कहा कि एक मिस्टर करण नाम का बंदा है, मिस्टर करण कंप्लीटेड हिज MBA इन अप्रैल 2025। ठीक है। एंड ज्वाइंट XYZ लिमिटेड फ्रॉम 1 मई 2025। ठीक है। हिज बेसिक सैलरी इज 2,25,000 पर मंथ। ठीक है। और ही इज पेड 12% ऑफ बेसिक सैलरी SDA। ठीक है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब तक मुझे पता चला सर, एक करण नाम का बंदा है जिसने एक कंपनी ज्वाइन करी, XYZ लिमिटेड। वहाँ से एक तो उसे बेसिक पे मिल रहा है एंड उसे DNS अलाउंस के नाम पे पैसा मिल रहा है। ठीक है। तो एक बेसिक पे और एक DA उसे मिल रहा है। ठीक है सर। इसके अलावा वो जो करण है, करण कंट्रीब्यूट करता है 11% ऑफ हिज पे एंड DA टुवार्ड्स RPF एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। अब सर, अगली बात उसने क्या कही कि जो करण है और जो कंपनी है, कौन सी, XYZ लिमिटेड, दोनों ही फंड में इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। कितना करती है सर? 11% ऑफ बेसिक प्लस DA। ठीक है। और जो इंटरेस्ट आता है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट आ रहा है ऑन PF बैलेंस पे, वो कितना आ रहा है? 49,325। ठीक है। मुझे बताना है कि व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर करण फॉर AY 26-27 इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। ठीक है। मुझे यहाँ पे मिस्टर करण की सैलरी इनकम निकालनी है। ठीक है। अब सर, मैं क्वेश्चन में ध्यान दूँ तो करण की सैलरी निकालने के लिए मुझे क्या क्या जानकारी दी। तो सबसे पहले मुझे बेसिक बताया, बेसिक पे कितना है। मुझे DNS अलाउंस की बात करी सर। इसके अलावा मुझे बताया जो उसके लिए एम्प्लॉयर, उसका बॉस भी PF में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर, जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे PF में कंट्रीब्यूट करता है, वो भी एक तरह से आपको बेनिफिट दे रहा है, तो वो भी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। ठीक है सर। इसके अलावा जो आपको PF बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलता है सर, वो भी नॉर्मली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। तो उसे चार चीज़ें मिलकर चल रही है। अब मुझे चारों की कैलकुलेशन करनी है और फिर उसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। हम्म तो सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन दी बेसिक सैलरी के बारे में। बेसिक सैलरी कितनी है? 2,25,000 पर मंथ। तो 2,25,000 और 11 महीने, क्योंकि हमने ज्वाइन कब करा था? 1 मई को। तो 1 मई से 31 मार्च, 11 महीने हो गए। 11 महीने की उसे बेसिक सैलरी मिली। आपने करा, आंसर आ गया ये। सर, इसके बाद उसे मिला DNS अलाउंसेस। वो कितना मिला? 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये अपनी आ गई बेसिक सैलरी। इसे यहाँ पे लेके आओ, इसका 12% करा, तो ये मिल गया आपको DA। बेसिक मिल गया, DA मिल गया। सर, और क्या था सैलरी के लिए? सर, जो एम्प्लॉयर लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं PF में, सर वो भी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर, वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूट 11% ऑफ बेसिक प्लस DA, इतना। अब सर, आपको इनकम टैक्स में ये चीज़ याद हो कि जब भी एम्प्लॉयर हमारे लिए RPF में कंट्रीब्यूट करता है, तो वहाँ पे 12% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA इन टर्म्स वाला, तो जो 12% ऑफ सैलरी होता है वो सर एग्जेम्प्ट होता है। अब सर, हम यहाँ पे देखो कितना एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 11% ऑफ सैलरी। पर मुझे पता है इनकम टैक्स में 12% तक तो एग्जेम्प्ट होता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 11 क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है। अब सर, एक चीज़ होती है क्या? इंटरेस्ट ऑन PF कंट्रीब्यूशन। सर, जो PF का फंड है वहाँ पे ब्याज आ रहा है सर, नॉर्मली वो भी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी, पर क्या यहाँ पे टैक्सेबल होगा?
तो देखो इसके बाद समझो आप। सर 9 में देखो क्या होता है, हम बात करके चल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। देखो होता क्या है, तो इन दोनों फंड में तो मुझे पता है कुछ पैसा एम्प्लॉय डालता है और कुछ पैसा एम्प्लॉय डालता है। वो पैसा फंड में इकट्ठा होता है और फिर उस जो पैसा इकट्ठा हुआ है इसके ऊपर जो फंड है वो हमें ब्याज दे के चलता है। ठीक है सर, इनकम टैक्स एक्ट सिंपली ये बात कहता है कि जो आपको ब्याज मिल रहा है अगर तो वो 9.5% तक है, अगर तो वो 9.5% तक है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, और अगर 9.5 से ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होगा वो एक्सेस टैक्सेबल होकर चलता है। अब सर क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, हमें ब्याज तो बता दिया कितना मिल रहा है, पर ये किस रेट से मिल रहा है ये तो मुझे गिवन नहीं। तो मैं क्या करूँ, तो ऐसे केस में हम हमेशा मान के चलो, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 9.5% तक ही होगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। पर यहाँ पे एक नया अमेंडमेंट आया, एक नई बात आई है। सर क्या, सर वो अमेंडमेंट सिंपली ये चीज़ कहता है कि आप जब भी आप आरपीएफ में ब्याज की बात करके चल रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आप 9.5% वाली लिमिट चेक करो। अगर यहाँ पे आपका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो गया, उसके बाद आप देखना उस फंड के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, उस फंड के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर उस फंड के में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 2.5 लाख से जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उस पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा, अगर आरपीएफ में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मैं एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन बता के नहीं चल रहा हूँ, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जितना 2.5 लाख से ज़्यादा होगा उस पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। ठीक है सर, ये 2.5 लाख की लिमिट तब है जब कोई ऐसा फंड हो जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मानो कोई ऐसा फंड है जिसमें अकेला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो वहाँ पे 2.5 लाख की जगह 5 लाख की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब सर हमारे केस के अंदर फंड में दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी, मतलब यहाँ पे हम कौन सी लिमिट लगाएंगे, 2.5 लाख की। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है, अब सर क्या एम्प्लॉय 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस क्वेश्चन में? सर बिल्कुल कर रहा है। सर मुझे पता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 304 920, मतलब एम्प्लॉय 2.5 लाख से ज़्यादा कर रहा है। सर कितना ज़्यादा कर रहा है, तो आप माइनस करोगे 2.5 लाख तो आप पाओगे 54 920 ज़्यादा कर रहा है। अब जो इस पे जो ब्याज आ रहा है वो टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। अब सर कैलकुलेशन कैसे करके चलें, देखो टोटल ब्याज कितना आ रहा है 49 325, पर ये सर ये तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी आ रहा है और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी आ रहा है। मुझे सबसे पहले निकालना है कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे कितना आ रहा है, तो इसे आप करोगे डिवाइड बाय 2 तो आपको मिल जाएगा सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे कितना ब्याज आ रहा है, 24,666। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है, अब सर ये जो ब्याज आ रहा है ये तो पूरे कंट्रीब्यूशन पे आ रहा है, 304 920 के पूरे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे। मुझे कितना ब्याज निकालना है सर, जितना 2.5 लाख से ज़्यादा था, 2.5 लाख से ज़्यादा कितना था 54 920, तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा सर, सिंपल सी मैथ होती है। तो आंसर आ गया ये। अब ये ब्याज टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, तो सर इतना इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अब आप क्या करो, सिंपली आप तीनों को जोड़ लो, बेसिक, डी और इंटरेस्ट, इन तीनों को जोड़ के आपको मिल जाएगी ग्रॉस सैलरी। अब आप डिडक्शन माइनस करोगे सर कितनी, 50,000। सर 50,000 क्यों, क्योंकि हमने ओल्ड स्कीम ली, देखो यहाँ पे गिवन था ना, ही डज नॉट ऑफर सेक्शन 115 बीएससी, मतलब उसने ओल्ड स्कीम ली है तो उसे कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 50,000 की। अगर वो लेता न्यू स्कीम तो मिलती 75,000 की, पर यहाँ पे 50,000 की मिलेगी। अब माइनस करो, आपका आंसर रहेगा ये, और ये ऑप्शन ए। तो सर इतना पैसा उसके लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो और उसके बाद मेरी आगे वीडियो प्ले करना जिससे मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली और एक बार खुद ट्राई करके देख लिया। अब वो मैं सेम क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कराऊंगा और अब आप अपना और मेरा आंसर मैच करना, देखना हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, अब सर क्वेश्चन क्या है, देखो, मिस्टर जगत इज एन एम्प्लॉय इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ भारत लिमिटेड। ठीक है, a company operating in the region of East India. ठीक है, it is engaged in the manufacturing of devices. ठीक है, during the FY 25-26 following transaction were undertaken by Mr. Jagat. सर क्या क्या ट्रांजेक्शन, पहला, he attended a seminar on perquisite valuation. Seminar fees was paid by the भारत लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर जगत ने एक सेमिनार ज्वाइन करा जिनकी फीस उनके जो बॉस थे, उनके जो एम्प्लॉयर थे उसने पे करके चले। ठीक है, ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर हिमांशु। तो मिस्टर हिमांशु कौन, सन ऑफ मिस्टर जगत, पेड टू प्राइवेट कोचिंग क्लासेस
ठीक है, नॉट हैविंग एनी टाई अप विद द भारत लिमिटेड वॉज रीइम्बर्स्ड बाय भारत लिमिटेड, अमाउंट ऑफ फीस वॉज 25,000। तो सर क्या हुआ, जो मिस्टर जगत है उनका बेटा है हिमांशु, वो कहीं प्राइवेट कोचिंग में पढ़ता है और उसकी फ़ीस कौन दे रहा है, भारत लिमिटेड। और इस प्राइवेट कोचिंग का कोई टाई अप नहीं है भारत लिमिटेड के साथ, ठीक है। तीसरी ट्रांजैक्शन, मिस सपना जो डॉटर है मिस्टर जगत की, स्टडी इन डीपीएस पब्लिक स्कूल, एक ऐसा स्कूल जो ओन और मैनेज कौन करता है, भारत लिमिटेड। ट्यूशन फीस ऑफ मिस सपना वो 750 रुपये पर मंथ जो मिस्टर जगत पे कर रहे हैं, और उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है, 5250 पर मंथ, ठीक है। वॉट शेल बी द अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर जगत। ये जो 3 ट्रांजैक्शन हुई, इन तीनों में से कितना पैसा अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगा फॉर मिस्टर जगत, ठीक है। अब सर सबसे पहला तो हाँ सर देखो, जो जगत ने सेमिनार ज्वाइन करा और जिसका पैसा भारत लिमिटेड ने दिया, क्या ये सेमिनार ज्वाइन करना अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगा? तो इसका आंसर सिंपली है नहीं सर। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मिस्टर जगत को कैसा पर्सनल बेनिफिट नहीं दिया है सर। कंपनी को अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना ये कंपनी का खुद का एक अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तो ये कोई ऐसे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं दिया जो हम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल कर देंगे। तो मैंने यही कहा, नॉट बेनिफिट टू एम्प्लॉय एज इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंडिचर फॉर द भारत लिमिटेड। तो ये टैक्सेबल नहीं होगा अंडर द हेड सैलरी कुछ भी, ठीक है। सर दूसरी बात क्या थी, हिमांशु जो जगत का सन है उसकी ट्यूशन फीस पे कर रहा है भारत लिमिटेड। अब सर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, वो जो प्राइवेट कोचिंग है सर उसका कोई टाई अप नहीं था भारत लिमिटेड के साथ। सर अगर टाई अप होता तो मैं देखता क्या उसकी जो फीस हम पे कर रहे हैं वो 1000 पर मंथ तक है। अगर 1000 पर मंथ तक होती तो एग्जेम्प्ट आती, नहीं होती तो टैक्सेबल हो जाती। उससे ज़्यादा कोई टाई अप ही नहीं है, तो जितना भी पैसा पे करा वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो अंडर द हेड सैलरी। मैं ये कर नॉट एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयर का मतलब भारत लिमिटेड का वो खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है। सो 1000 पर मंथ एग्जामेशन नॉट अप्लाई, सो फुली टैक्सेबल, ठीक है। अब सब तीसरा केस आया सपना। अब सपना कौन है सर, जगत की डॉटर जो पढ़ रही है भारत लिमिटेड के स्कूल में, स्टडी इन द एम्प्लॉय स्कूल, और जगत ने कुछ छोटी मोटी फीस भी पे कर रहा है। अब सर वो क्योंकि भारत लिमिटेड के स्कूल में ही पढ़ी है तो हम चेक करेंगे क्या उसकी ट्यूशन फीस अप टू 1000 पर मंथ है। सर नहीं है सर, एक्चुअल में कितनी है, 5250 पर मंथ है। तो सर ये तो 1000 से ज़्यादा हो गई। अब जैसे 1000 से ज़्यादा होगा तो मेरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बट जो मैं पैसा जगत से ले रहा हूँ वो उसमें से माइनस करूँगा। तो मैंने ये कहा, स्कूल फीस मोर देन 1000 पर मंथ, सो नो एग्जामेशन अप्लाई, क्योंकि 1000 से ज़्यादा हो गई। और ऐसे केस के अंदर फुली टैक्सेबल। सर कैसे निकालोगे 5250 पर मंथ, ये तो उसकी मार्केट वैल्यू है स्कूल की फ़ीस की। पर 750 तो जगत पे कर रहा है ना, तो ये तो जगत बेनिफिट ले ही नहीं रहते का। आप दोनों को माइनस करो, इंटू 12 करो, तो आपको मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू 54,000। तो यहाँ कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ 25 और 54 दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 79,000, जो है ऑप्शन नंबर डी। तो सर इस तरह हमने सैलरी चैप्टर के 2 ही एमसीक्यू थे जो हमने कवर करे। अच्छे एमसीक्यू थे, आप खुद भी ट्राई करना और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके दोनों सही हो या फिर एक सही हो या फिर एक भी सही नहीं हुआ। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो भी फीडबैक हो अपने कमेंट्स में देना, और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।